वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एग्जाम टारगेट। आज हम अपनी सैम्पलिंग की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एग्जाम का टॉपिक पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें क्या है, PC2 में काफ़ी लोग जो है मतलब रह गए हैं, जिनका क्लियर नहीं हुआ। होता क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारा PC2 सिर्फ मैथ्स से ही निकल जाएगा, और निकल भी जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स के भरोसे भी निकल जाता है, लेकिन हम करते क्या है, मैथ्स हमारा है 70 मार्क्स का, और हमारा जो सैम्पलिंग और स्टेटिस्टिक्स है वो कितना है 30 मार्क्स का। तो हम इसको पूरा ही छोड़ के चले जाते हैं 30 मार्क्स का, तो हम अपने आप को क्या है रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं सिर्फ 70 मार्क्स के लिए। तो वैसा नहीं करना है, इसमें बहुत कम एफर्ट लगाना है आपको 30 मार्क्स के लिए। तो आप क्या है, बस एक या दो बार रीडिंग मारोगे तो इसकी आराम से हो जाएगा, और इसमें से आप आसानी से 20 से 25 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अगर आप एक या दो बार रीडिंग मार के आसानी से कर सकते हो तो इजीली हो जाता है। तो आपको क्या है, सिर्फ मैथ्स के भरोसे नहीं जाना, आपको सैम्पलिंग और स्टेटिस्टिक्स भी क्या है उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप ये मैथ्स करके जाते हो। तो करते हैं स्टार्ट हम अपनी वीडियो। अब हमने क्या था, लास्ट वीडियोस में हमने स्टेज 1 तक कवर किया है। अब हमारी स्टेज 2 आती है। सारी स्टेजेस मैं फर्स्ट वीडियो में अपनी बता चुका हूँ। स्टेज 2 में क्या आता है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, कि हम अपने डेटा को जो है मतलब किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं। अगर हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम किस किस तरह से डेटा को बांटेंगे, है ना। तो वो सब हमारा किस में आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में आता है। अब इसका क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स इन सच ए फॉर्म दैट कंपेरिजन ऑफ द मास ऑफ सिमिलर डेटा में भी फैसिलिटेटेड। मतलब आपको क्या है, कंपैरिजन करने में थोड़ा सा इजी हो जाए, आपको उस तरह से क्या है अपने डेटा को क्या करना है, अरेंज करना है। मतलब उसका अरेंजमेंट क्या है, उस तरह से करना है कि आपको क्या है, कंपैरिजन करने में क्या हो, आसानी हो। अब ये क्या होता है हमारा, हमने इसको 4 टाइप्स में बांटा हुआ है कि जो इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होगा वो क्या क्या होगा। सबसे पहला आता है कि हम ज्योग्राफिकल बेसिस पे हमको इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी के बेस पे कर सकते हैं, और क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल डेटा के बेस पे कर सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल में क्या आता है, बेस्ड ऑन दी ज्योग्राफिकल और लोकेशनल डिफरेंसेस ऑफ द डेटा। मतलब ज्योग्राफिकल बेस पे क्या डिफरेंस है ना, और लोकेशनल बेस में क्या है, क्या क्या डिफरेंस है ना, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमने लिया कि भाई पंजाब में 30 है ना, यानी पंजाब की हम वैल्यू ले रहे हैं। जिस भी डेटा का हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो हमने देखा कि पंजाब में कितना है, वो 30 है। मान लो हम क्या है, मतलब फार्मर्स का क्या कर रहे हैं, फार्मर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो हमने देखा कि पंजाब में कितने, 30 लाख पंजाब में कितने हो गए, 30 लाख फार्मर्स हो गए। हरियाणा में देखा हमने कितने, 40 लाख, और उत्तराखंड में देखा कि कितने, 50 लाख, है ना। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये क्या है, सारा हमने किसके बेस पे किया है, पंजाब, हरियाणा, यूके मतलब उत्तराखंड। ये किसके बेस पे किया है, हमने ज्योग्राफिकल के बेस पे किया है। मतलब क्या है, उसकी प्लेस के बेस पे किया है कि किस प्लेस पे कितना है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ज्योग्राफिकल बेस पे हो गया। मतलब क्लासिफिकेशन हम ज्योग्राफिकल बेस पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं हम कि टाइम के बेस पे अगर हम किसी का क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, क्रोनोलॉजिकल हो गया। अब इसमें क्या है, जैसे कि हमने बोला कि भाई 2016 में 80 लाख थे, 2016 में 80 लाख थे, 2017 में 50 लाख। अब मान लो कि 2022 में कितना हो गया, 200 लाख। 2022 में कितना हो गया, 200 लाख। तो हम क्या कर रहे हैं, टाइम के बेसिस पे देख रहे हैं कि 2016 में कितना था, 17 में कितना है, 2022 में कितना है ना। तो हम ये क्या कर रहे हैं, टाइम के बेस पे देख रहे हैं। अगर हम टाइम के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा का, तो हमारा क्या कहलाता है कि क्रोनोलॉजिकल हम क्या कर रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या होता है, एक सिंपल होता है और एक मैनीफोल्ड होता है। इसका बताऊंगा क्या होता है, पहले देख लेते हैं क्वालिटेटिव में क्या आता है। क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन जो करते हैं हम क्वालिटी के बेस पे करते हैं। किसके बेस पे करते हैं, क्वालिटी या एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब भी वही होता है, क्वालिटी, है ना। तो क्या है, इसके बेस पे अगर हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे कि हमने मान लो हम क्या देख रहे हैं, कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे गए और वहां पे हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि स्किल्ड कितने हैं और अनस्किल्ड कितने हैं।
अगर हम क्या किसी का मतलब क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि वो उस एरिया में स्किल्ड कितने हैं और अनस्किल्ड कितने हैं। ये तो हो गया हमारा सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब मैनीफोल्ड में क्या होता है, मैनीफोल्ड में होता है डिवाइड अगेन एंड अगेन, है ना। मतलब उसको क्या हम बार बार डिवाइड करके देखते हैं। जैसे कि हमने स्किल्ड या अनस्किल्ड कुछ भी ले लो, है ना। स्किल्ड ले लिया, मान लो स्किल्ड लिया और हमने देखा पहले तो स्किल्ड में डिवाइड किया क्वालिटेटिव, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि मैन कितने, वुमेन कितनी है और चिल्ड्रन कितने हैं। इसको फिर डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद सिर्फ यहीं पे नहीं रुके हम, क्या है फिर डिवाइड कर रहे हैं। फिर क्या देख रहे हैं कि भाई मान लो मैन का या वुमेन का या चिल्ड्रन का, कि अब इसमें अर्बन में कितने हैं और रूरल में कितने हैं, मतलब सिटी में कितने रहते हैं और गांव में कितने रहते हैं ना, वो भी हम क्या कर रहे हैं फिर डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डिवाइड अगेन एंड अगेन डिवाइड हो और हम किसकी क्वालिटी बेस पे हम क्या कर रहे हैं क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, है ना। यानी क्वालिटेटिव मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड ही इसका नाम इसलिए है, मैनीफोल्ड का मतलब क्या, कई बार आप इस तरह से याद रख सकते हो कि कई बार फोल्ड करना, मतलब बार बार उसको डिवाइड करना, इस तरह से आप याद रख सकते हो। उसके बाद आता है हमारा क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा या न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पे अगर आप क्या करते हो, उसको क्लासिफाई करते हो, तो वो हमारा क्या होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कि हमने देखा कि 10 से 20 के बीच कितने, यानी एज मान लो कि 10 से 20 की एज के बीच कितने आ गए हमारे 50, और हमने देखा कि 20 से 30 के बीच की एज के कितने हमारे 25, कितने हो गए 25। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट आता हमारा वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, करेक्टरिस्टिक ऑफ द थिंग यू आर स्टडिंग और ऑब्जर्विंग। अब क्या है, जिस चीज की भी आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, है ना, वो क्या होगा आपका वेरिएबल कहलाएगा। मतलब जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट पे आप क्या कर रहे हो उसकी स्टडी कर रहे हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के बेस पे हम समझते हैं इसको, कि अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसकी, वेट की स्टडी कर रहे हैं हम, क्या है किसी एक रूम में क्या है जितने पर्सन्स हैं उनकी क्या वेट की स्टडी कर रहे हैं कि वेट कितना होगा उनका, है ना, एवरेज वेट कितना होगा या फिर कितना वेट होगा, किसका सबसे ज़्यादा किसका सबसे कम, है ना। इस तरह से अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। मतलब ये हमारा यहाँ पे वेट क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि यही हमारा क्या है कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं। अब ये दो तरह का होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है और कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है। इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। अब देखो डिस्क्रीट वेरिएबल में क्या होता है, इंक्रीज इन जम्प्स और इन कंप्लीट नंबर। अब क्या है, जब भी हम क्या है अपनी स्टडी कर रहे हैं और सिर्फ उसका क्या होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। कंप्लीट नंबर से अभी बताता हूँ एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन इन ए ग्रुप। अगर किसी ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं, कितनी पर्सन्स की क्या कर रहे हैं हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितने पर्सन हैं, तो वो क्या होगा, हम उनकी कैलकुलेशन जो है कंप्लीट नंबर में ही कर सकते हैं ना, कंप्लीट नंबर में कर सकते हैं, फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। तो जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इस ग्रुप में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, है ना, इस तरह से बोल सकते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1.5 हैं या 2.5 हैं या फिर 3.5 है, कि 3.5 लोग हैं इस ग्रुप में, है ना। मतलब ऐसे नहीं बोल सकते ना, या किसी रूम में कि रूम में कितने 3.5 लोग हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। तो हम क्या उसको पूरा कंप्लीट नंबर में ही बोलेंगे। तो अगर कंप्लीट नंबर की बात आती है तो इसका मतलब वो कैसा वेरिएबल है हमारा, डिस्क्रीट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। वो अलग बात हो गई, आप जब बोल देते हो कि हाँ कोई बच्चा है तो कितना हो गया, हाफ हो गया ना, ऐसा नहीं है ना, उसको हम क्या है फुल में ही काउंट करते हैं। वो सिर्फ कहने में आता है ना, उसको हम क्या है मतलब जब भी कैलकुलेशन अगर हम उसकी करेंगे तो उसको फुल में ही कैलकुलेट करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ भाई आधा है तो 2.5 हो गया, 3 हो गया ना। उसके बाद हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में क्या होता है, इसमें हम कंटिन्यूअसली जंप जो करते हैं हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली करते हैं, और ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है ना, क्या है फ्रैक्शन में भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम किसी की क्या हाइट अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, हाइट हम क्या कर रहे हैं, हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कितना 5 फुट 1 इंच, इसी तरह से लिखते हैं शायद 5 फुट 1 इंच या फिर 5.5 फुट, है ना। इस तरह से हम क्या है इसको फ्रैक्शन में भी हम क्या कर सकते हैं, इसका
मतलब स्टडी कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। कैसा होगा? कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। यहाँ अब देखो मैंने बताया कि जैसे कि हम वेट कर रहे हैं, है ना, तो वेट कर रहे हैं, तो वेट में हम क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स देखेंगे। नंबर ऑफ पर्सन्स किसी रूम में अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसी रूम में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स देखेंगे, कितने पर्सन है, फिर उनका वेट देखेंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन्स तो किस में आएगा, हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल्स में आएगा, और जो वेट आएगा वो हमारा किस में आ जाएगा, कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट हमारा किस में आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है ना, 45 वेट या 47.5 या 47 या 64.5 है ना, लग 28 कुड़ी का और 47 वेट कुड़ी का है ना, वैसा वाला। तो आप क्या है कर सकते हो, किसमें, उसको पॉइंट में भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो हमारा दो तरह का वेरिएबल्स हो गए, एक डिस्क्रीट वेरिएबल्स है, एक कंटिन्यूअस वेरिएबल्स है ना। ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं दोनों से कि कंटिन्यूअस वेरिएबल्स में कौन आता है, और मतलब आपको क्या है, ऑप्शन में 4 डेटा दे देंगे और आपको पूछ लेंगे कि इसमें डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा होगा, या फिर आपको पूछ लेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल कौन सा होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ सीरीज। अब देखो दो तरह की सीरीज होती है हमारी, एक इंडिविजुअल सीरीज हो गई, एक फ्रीक्वेंसी सीरीज हो गई। अब इंडिविजुअल सीरीज में तो हम सीधा आ जाता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि रोल नंबर हो गया, रोल नंबर 1 के हमने रोल नंबर 1, ये इंडिविजुअल हो गया, ये क्या है, हर एक का अपना अलग अलग होगा, है ना, तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल हो गया। जैसे रोल नंबर 1 के मार्क्स कितने हो गए, 44, रोल नंबर 2 के कितने, 44, रोल नंबर 3 के 45, है ना। अब आपको पता होगा कि 44 मैंने क्यों लिया है ना, 44 का दुख सबको ही पता है, हर कोई एक ने एक बार लेके आता है 44, तो 44 है ना, ये सब क्या है, CAG वालों की माया है, वही जाने। तो उसके बाद आता है हमारा फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज में क्या होता है, हमारा दो तरह की सीरीज होती है, एक डिस्क्रीट सीरीज या इसको फ्रीक्वेंसी एरे भी बोल देते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे कि मान लो कोई हमारे पास क्या है, एक एक्स टेबल है, हमने देखा कि उसका जो नंबर 1 है वो कितनी बार आ रहा है उस टेबल में, तो हमने फ्रीक्वेंसी देखी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी चीज कितनी बार आती है ना। जैसे मान लो कि अगर कोई टेबल है उसमें 1 कितनी बार आया है, 50 टाइम्स आया है, तो उसकी 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 50 हो गई। तो कितनी बार आया है वो, 50 बार। 2 को देखा, 2 कितनी बार आया, 60 बार। 3 कितनी बार आया, 70 बार। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज मैंने अभी बताया था इससे पहले क्या होती है, मतलब कंप्लीट नंबर में होती है ना, तो कंप्लीट नंबर ही होगा ना। ये हम ये नहीं बोल सकते कि 50.5 बार आया है ना, ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, डिस्क्रीट सीरीज। कैसी सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है। उसके बाद आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी मतलब अब हमने यहाँ तो 1 देखा, 1 कितनी बार आया है ना। अब हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि 5 से लेके 10 के बीच के जो नंबर हैं, या 5 से 10 तक, है ना, ये कितनी बार आए। तो ये हमने देखा कितनी, 10 बार। कोई एक्स टेबल है उसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 5 से 10 के बीच। तो ये क्या हो गया, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हमने क्या कर दिया, अभी तो यहाँ पे हमने सीधा डिस्क्रीट सीरीज देखी थी, मतलब पूरा देखा है ना, 1 कितनी बार, 2 कितनी बार, 3 कितनी बार। अब हमने यहाँ क्या कर दिया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि 5 से 10 तक, है ना, और 10 से 15 तक, 15 से 20 तक। क्योंकि अगर हम इस तरह से एक एक करके देखेंगे तो क्या है, हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसको क्या है, मतलब स्टडी करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है ना। तो हमने उसको क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास ज़्यादा डेटा है तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। मतलब 5 से 10 के बीच देख लेंगे, 10 से 15 के बीच देख लेंगे, 15 से 20 के बीच देख लेंगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। अब क्या कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या है आगे भी क्या है, मतलब आगे हम जो पढ़ेंगे उसमें भी हम बहुत जगह ये यूज करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या क्या। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हाउ ऑफन समथिंग अकर्स, मतलब वो कितनी बार आप जो भी स्टडी कर रहे हो उसमें कितनी बार आ रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे अभी मैंने बताया था कि हम एक को चेक करेंगे कि टेबल में कितनी बार आ रहा है, अगर 50 बार आ रहा है कि 20 बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है ना, तो वो हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। उसके बाद आता है हमारा क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल क्या होता है, ए रेंज ऑफ वैल्यू। अब क्या है, आपकी जो रेंज ऑफ वैल्यू है वो हमारा क्या हो गया, क्लास इंटरवल हो गया। उसके बाद आता है हमारा क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या हो गई हमारी, जैसे कि हमने लिया कि हमारा क्या है 5 से लेके 10 तक, हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिया था हमने, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन लिया था 5 से लेके 10 तक, तो ये क्या हो गई हमारी क्लास लिमिट हो गई। मतलब ये हो गई हमारी अपर लिमिट और ये हो गई हमारी लोअर लिमिट। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी अपर लिमिट हो गई, ये हमारी क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई। तो इसको बोलते हैं हम क्लास लिमिट।
मतलब 5 से 10 तक ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। उसके बाद आता है हमारा क्लास साइज या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। अब इसको कैसे निकालते हैं, क्लास साइज कितना है। अब इसको अपर लिमिट से क्या कर दोगे, लोअर लिमिट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपका क्लास साइज निकल के आ जाएगा या मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल निकल के आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ से देखा, अगर हम यहाँ से 10 से क्या माइनस करेंगे, 5 को माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ से क्लास साइज जो आ गया 5 आ गया। क्लास साइज 5 का मतलब है कि हम इसके बीच में कितने 5 चीजों का क्या कर रहे हैं हम मतलब स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, क्लास साइज आ गया। उसके बाद हमारा आता है मिड वैल्यू। अगर मिड वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को डिवाइड बाई 2 कर दो, मतलब एक तरह से उसको दोनों का क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो। वो क्या हो जाएगी आपकी मिड वैल्यू हो जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा कितना आ गया 5 + 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 7.5। कितना आ गया 7.5। ये हमारी क्या आ गई, मिड वैल्यू आ गई। अगर हम इन दोनों की मिड वैल्यू देखें तो हमारी कितनी होगी 7.5 होगी। उसके बाद आता है हमारा टेलीवास। अब टेलीवास को मैंने पहले भी बताया है कि अगर जैसे हमें 4 को हमें टेलीवास के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करते हैं कि 1 2 3 4 ये हो गया। अगर हम इसी को क्या 5 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम करेंगे 1 2 3 4 और जो 5 वाला जो होता है उसको हम क्या करते हैं, इसको कट करके दिखाते हैं कि 5। ये होता है हमारा टेलीवार रिप्रेजेंटेशन। तो इसी के साथ हमारी वीडियो क्या होती है, एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसी का हमारा एक पार्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।